स्टडी राइट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 19 अप्रैल 2022। इस वीडियो में हम 19 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेट टू गेट एल रूट सर्वर। अब एल रूट सर्वर क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि जो डिजिटल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती थी वहाँ पे उसमें और सीमलेस होगा, और ई गवर्नेंस जो होता है, जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये लॉन्च किया गया है। सबसे पहले स्टेट कौन है? तो राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे लॉन्च किया गया तो वो भी ध्यान रखना है। एक भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर है, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, वहाँ पे ये इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है, हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रिसेंटली THDC जो है, THDC इंडिया, उन्होंने कहा है कि वो 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ पे लगाएंगे तो वो राजस्थान में लगाएंगे आने वाले अगले 5 सालों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में रिसेंटली पुष्कर मेला सेलिब्रेट किया गया था, पुष्कर मेला, और एक गंगौर फेस्टिवल भी राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया। और एक पोखरान जो है राजस्थान में, वहाँ पे वायु शक्ति एक्सरसाइज भी किया गया। तो राजस्थान से रिलेटेड इतने बातें आपको ध्यान रखनी है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्लिम्स हाउ मच % इन मार्च 2022। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर महीने चेंज होते रहते हैं। तो WPI जो है वो 14.55% था मार्च 2022 में। तो अब हम लोग को यहाँ पे जानना है कि WPI और एक होता है CPI। WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दोनों में पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है? होलसेल मतलब प्राइस इंडेक्स होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई सामान वगैरह ट्रेड किया जा रहा है बल्क में, अगर कोई बिजनेसमैन वगैरह है होलसेल में, अगर बल्क में बिजनेस का मतलब ट्रांजैक्शन कर रहा है दूसरे बिजनेसेस के साथ, तो उसको हम लोग वो सब आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के कैटेगरी में। लेकिन CPI में क्या होता है कि जो प्राइस चेंज वगैरह होता है वो रिटेलर जो होता है, रिटेलर और बायर, उनके पर्सपेक्टिव से जब होता है प्राइस में चेंजेस, तो उसको हम लोग कहते हैं CPI। मतलब CPI में हम लोग रिटेलर के मद्देनजर से देखते हैं और WPI में हम लोग होलसेल की बात करते हैं, ठीक है। और आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है कि WPI का बेस ईयर क्या है और CPI का बेस ईयर क्या है। ये एग्जाम में पूछा भी गया था। तो WPI का बेस ईयर है 2011 से 2012। ये 2017 में चेंज हो गया था, ठीक है। पहले क्या था, 2004 से 2005 हुआ करता था, लेकिन 2017 में ये 2011 से 12 हो गया। और फिर से इसको चेंज करने की बात की गई है कि 17-18 हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ है। सो हम लोग को ध्यान रखना है कि WPI का बेस ईयर है 2011 से 12 और CPI के बेस ईयर है 2012। तो दोनों को ध्यान रखना है कि WPI के 2011 से 12, CPI का 2012। और ध्यान रखना है कि WPI और CPI, वैसे CPI 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए IW कहते हैं, और एक होता है एग्रीकल्चर लेबर के लिए AL, और एक होता है रूरल लेबर के लिए RL, और एक होता है CPI जिसमें रूरल, अर्बन और कंबाइन, सब कुछ कंबाइन रहता है, वो होता है। तो जो तीन जो होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, वो लेबर ब्यूरो द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो CPI वगैरह है वो, उसको अगर हम होल सम बात करें तो CPI रिलीज किया जाता है NSO के द्वारा। और NSO को आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो NSA के द्वारा बनाया जाता है CPI। और WPI किसके द्वारा रिलीज किया जाता है तो इकोनॉमिक एडवाइजर का जो ऑफिस होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, उनके द्वारा WPI रिलीज किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि CPI और WPI में टोटल कितने कमोडिटीज़ वगैरह होते हैं। तो WPI में होते हैं 697 कमोडिटीज़ ऐसे, ठीक है। और CPI में दो कैटेगरी में है, एक रूरल बास्केट और एक अर्बन बास्केट। तो रूरल में होता है 448 और अर्बन में होता है 460। तो ये बात ही आपको ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना सकते हो CPI और WPI से रिलेटेड। हु हैज़ बिकम द न्यू आर्मी चीफ? आर्मी के नए चीफ बने हैं मनोज पांडे, और इन्होंने रिप्लेस किया किसको किया है तो मनोज मुकुंद नरवाने जो थे हमारे आर्मी चीफ, उनको रिप्लेस करेंगे। और ध्यान रखें ये कौन है तो ये 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और ध्यान रखें कि ये इंजीनियर से पहले इंजीनियर है जो कि इस मुकाम पे पहुंचे हैं। द गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट द विच नंबर बर्थ एनिवर्सरी? मतलब गुरु तेग बहादुर जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगा, 400वीं बर्थ एनिवर्सरी। और कहाँ पे? तो ये भी ध्यान रखना है कि रेड फोर्ट है। कहाँ पे? तो रेड फोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे इनका मतलब 400th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगा गुरु तेग बहादुर सिंह का। SBI रेजेज हाउ मच करोड़ वाया हाउ मच मिलियन डॉलर वाया IFSC गिफ्ट सिटी? तो आपको ध्यान रखना है पहले तो IFSC का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ये आया भी था क्वेश्चन ESIC में कि इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर इसका फुल फॉर्म है IFSC का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें SBI ने सबसे पहली बार $500 मिलियन का इसमें मतलब रेज किया है। और किस चीज़ से रेज किया था कि सिंडिकेटेड लोन होता है उससे रेज किया है। और एक होता है SOFR का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फिनेंसिंग रेट। तो उसके थ्रू, सिंडिकेटेड लोन के थ्रू इसने SBI ने इतना
मतलब रेज किया है अमाउंट। और सिंडिकेटेड लोन क्या होता है, जब आप किसी एक कस्टमर को, मान लो कि एक लेनदार आया आपके पास लोन लेने और आप 3-4 आदमी मिलकर उसको लोन दे रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंडिकेटेड लोन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या था, ये 500 मिलियन में 400 मिलियन तो ऐसे रेज किया था और 100 मिलियन का सू ऑप्शन था, ग्रीन सू ऑप्शन। अब ग्रीन सू ऑप्शन क्या होता है वो समझ लो। मान लो आपने सोचा कि चलो 400 मिलियन हम किसी बिजनेस में लगाएंगे और 100 हम अलग रखते हैं, अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो हम 100 इसमें और डाल सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन सू ऑप्शन। मतलब आगे आने वाले समय में हम लोग और उसमें अमाउंट डाल सकते हैं, तो उसको कहेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसको कहेंगे ग्रीन सू ऑप्शन। और रिसेंटली एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने 9.95% इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में भी, आईआईसी इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में भी एक्वायर किया था। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस स्कीम जो है उसका कितना नंबर एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है, तो इसका 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत जो है वो 2018 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखना है कि ये जो आयुष्मान भारत है, ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको जो हमें 2030 तक अचीव करना है, उसके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो आयुष्मान भारत है, ये एक कमिटमेंट पे फॉलो करता है जिसका नाम है लीव नो वन बिहाइंड। ये इसका थीम है या कमिटमेंट आप कह सकते हैं। और इसमें 2 कंपोनेंट है, आयुष्मान भारत के 2 कंपोनेंट है। एक तो जैसे कि आपने यहाँ देखा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दोनों इसका कंपोनेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या होता है, 5 लाख पर फैमिली को दिया जाता है, मतलब हॉस्पिटल खर्चे के लिए दिया जाता है हेल्थ कवर। और किस किस हॉस्पिटल के लिए दिया जाता है तो वो भी ध्यान रखें, सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ही दिया जाता है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। इंडिया फर्स्ट एनबीएफसी फैक्टर अंडर इट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर रेगुलेशन 2022। तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो ये 1-to-1 फिनांस है जो जयपुर का, वो बन गया है पहला एनबीएफसी। मतलब एनबीएफसी जो था, जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जैसे काम करता था, ठीक है, तो वो कंपनी अब एनबीएफसी फैक्टर के रूप में आ गया है, एनबीएफसी फैक्टर। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है कि पहला एनबीएफसी कौन है जो कि इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनी था, जो कि अब एनबीएफसी फैक्टर हो गया है। और एनबीएफसी फैक्टर होने का मतलब क्या है कि मतलब जैसे मान लो जैसे आरबीआई का बिजनेस का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने लगा है ये एनबीएफसी। ठीक है, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहला हो गया है 1-to-1 फिनांस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जयपुर राजस्थान में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड, मतलब क्रिप्टो ऑलरेडी उसमें रहेगा, आप चाहे तो उसमें भी अपना क्रिप्टो रख सकते हैं। तो वो कार्ड आया है नेक्सो के द्वारा, और नेक्सो लंदन बेस्ड है। तो ये भी ध्यान रखना है कहाँ का कार्ड है ये, तो लंदन है। और इसका नाम रहेगा क्या, तो नेक्सो कार्ड इसका नाम रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड इसमें हेल्प कर रहा है। और एक और है डी पॉकेट, डी पॉकेट भी कहाँ का है, तो ये भी लंदन का है। ये दोनों मिलकर एक वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड बना रहा है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट टू हेल्प वल्नरेबल कंट्रीज क्रिएटेड बाई, तो आपको ध्यान है कि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये आईएमएफ के द्वारा बनाया गया है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, जो कि बल्गेरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1944 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और ध्यान है कि रिसेंटली एक एसडीआर जो होता है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, ये भी आईएमएफ के द्वारा ही ऑफर किया जाता है। और ध्यान रखें रिसेंटली कुछ दिन पहले ही साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड भी बनाया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया था, और ये बनाया गया है आईएमएफ के द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड किसको दिया गया, इंटरप्राइजेस पेमेंट हब के लिए, तो ये दिया गया इंडसइंड बैंक को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है, तो सुमंत कटपालिया इसके सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर ऑब्वियस है मुंबई में है। और इसका टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। इंडसइंड बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। और ध्यान रखें रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एसोचैम बैंक ऑफ द ईयर भी अवार्ड भी दिया गया था। वो प्राइवेट कैटेगरी में दिया गया था कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को, और गवर्नमेंट कैटेगरी में दिया गया था पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक को। और रिसेंटली एसोचैम का प्रेसिडेंट भी बने हैं सुमंत सिन्हा। हु इज़ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अब इसके चेयरमैन ऑलरेडी यही हैं कमलेश नीलकांत व्यास। इनका 1 साल का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखें एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल एज रोलेक्स मोंटी कार्लो मास्टर्स, अब ध्यान रखें जो ये है ये किस चीज़ के लिए हुआ था, तो ये टेनिस के लिए हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोंटी कैरो जो मास्टर जो चैंपियनशिप का जो होता है खेल, वो किस चीज़ के लिए होता है, तो वो टेनिस के लिए होता है। इसमें किसने जीता था, स्टीफानोस सित्सिपास ने जीता है। और ये टेनिस के प्लेयर है ग्रीस के। तो ये कहाँ के प्लेयर है, तो ये ग्रीस के टेनिस प्लेयर है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हु हैज़ वन द 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हेल्ड एट कैस्टिला ला मांचन स्पेन,
तो यहाँ पे स्पेन में ये हुआ था, इसका 48th एडिशन, तो इसको जीता है किसने, डी गुकेस ने इसको जीता है। और रिसेंटली हम लोग कुछ गेम की बात करते हैं, रिसेंटली सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स हुआ, उसको किसने जीता था, तो उसको जीता था मैक्स वेस्टापन में, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने हराया था किसको, तो चार्ल्स लेक्रेक को हराया था। और चार्ल्स लेक्रेक कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मोनाको से, और चार्ल्स लेक्रेक ने जीता था बहरेन ग्रोपरी, तो वो भी ध्यान रखना है कि बहरेन ग्रोपरी किसने जीता, तो चार्ल्स लेक्रेक ने। और रिसेंटली एक स्विस ओपन हुआ था, स्विस ओपन वो किसने जीता, तो वो पीवी सिंधु ने जीता था। एक्स कृपान शक्ति कंडक्टेड कहाँ पे हुआ था, ये ध्यान रखें, वेस्ट बंगाल में हुआ एक्स कृपान शक्ति एक्सरसाइज। और ये क्या है, ये फायर पावर एक्सरसाइज, यहाँ पे फायर पावर वगैरह का मतलब संरक्षण किया जाता है, मतलब उसका जांच वगैरह किया जाता है। तो ये एक्सरसाइज किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ पे, तो तिस्सा फील्ड, एक तिस्ता फील्ड है, तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे, तो वो जो वेस्ट बंगाल में है, सिलीगुड़ी के नियर, वहीं पे इसका टेस्ट किया गया। नेपच्यून इज एन एंटी टैंक क्रूज मिसाइल, ये किस कंट्री का मिसाइल है, तो यूक्रेन का मिसाइल है नेपच्यून एंटी टैंक क्रूज मिसाइल, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक किसके द्वारा ऑथर किया गया था, राजेश तलवर के द्वारा ऑथर किया गया है। और रिसेंटली 14 अप्रैल 2022 को बी आर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, और उनकी वो 131st बर्थ एनिवर्सरी थी, वो आपको ध्यान रखना है। और बी आर अम्बेडकर को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसके भी चेयरमैन थे कौन, तो वो उसके भी चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर थे। इस वीडियो में इतने, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।